हेलो एवरीवन, मेरा नाम सरस्वती है। एमपीपीएससी मेंस की हमारी जो वीडियो सीरीज चल रही है उसमें हम लोगों ने पेपर 3 पार्ट ए इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया है, जिसके अंतर्गत यूनिट 2 में हम लोगों ने फॉरेन फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति, मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति, इसके अलावा पॉवर्टी यानी कि गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगार, ये चारों टॉपिक बहुत अच्छे से कवर किए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने जो है वो विदेश व्यापार को जो है वो स्टार्ट किया था, जिसके 2 लेक्चर जो है वो आ चुके हैं। तो ये देखने के पहले आप उन दोनों लेक्चर्स को देखिए। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि हमारा जो है वो इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। अब इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, इससे क्या होता है, हमको घाटा होता है। तो घाटा हो रहा है तो जो है वो गवर्नमेंट का ये प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट को हम बढ़ा सकें। ठीक है, हमारे देश से जो है वो निर्यात ज्यादा से ज्यादा हो सके। इसके लिए जो है वो विदेश व्यापार नीति 2023 को भी लाया गया है। अब ये विदेश व्यापार नीति 2023 इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेटेस्ट है। अगर हम देखें तो 31 मार्च 2023 को इस नीति की घोषणा की गई थी और 1 अप्रैल 2023 से जो है ये नीति जो है वो लागू हो चुकी है। अब सबसे महत्वपूर्ण क्या है इसमें उद्देश्य, कि 2030 तक हमें क्या करना है, जो हमारा भारत का जो निर्यात $750 अरब का है उसको बढ़ाना है हमको, और $2 ट्रिलियन तक हमको भारत के निर्यात को जो है वो लेके जाना है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो इसका उद्देश्य है। अब हम देखते हैं कि जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके 4 पिलर्स है, और ये चारों पिलर्स हमें पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है वो 200 वर्ड्स में लिखने के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, इस चीज को अच्छे से करना है। तो इसके 4 स्तंभ होते हैं। एक तो प्रोत्साहन से छूट की ओर जाना। प्रोत्साहन से छूट की ओर जाना, तो अभी तक जो है वो सिर्फ प्रोत्साहित किया जाता था निर्यातकों को कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करो। पर अब जो है वो उन्हें छूट भी दी जाएगी। अब छूट देने का मतलब ये होगा कि उनको टैक्स में छूट दी जाएगी। ठीक है ना, जो एक्स्ट्रा उन पे चार्जेस लगते थे उनमें छूट दे सकते हैं उनको। तो प्रोत्साहन से हम कहाँ की तरफ बढ़ रहे हैं, छूट की ओर बढ़ रहे हैं। दूसरा है सहयोग के माध्यम से निर्यात संवर्धन करना। अब जो है वो गवर्नमेंट क्या करेगी, सहयोग करेगी। सहयोग क्या है, राज्यों से सहयोग करेगी, जिलों से सहयोग करेगी, एक्सपोर्टर्स यानी कि निर्यातकों से सहयोग करेगी, जिससे कि क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट को बढ़ा सके। इसके अलावा व्यापार करने में सुगमता। व्यापार करने में सुगमता का मतलब है ईज ऑफ डूइंग। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है वो हमको और अच्छा करना है। ठीक है ना। इसके अलावा हम देखिए उभरते क्षेत्र, जैसे ई कॉमर्स जो है, निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना। उभरते क्षेत्र में क्या, ई कॉमर्स जो कि आजकल बहुत प्रचलन में है, तो इसको क्या करना है हमको, इसमें हम देखेंगे तो निर्यात हब के रूप में जिलों का विकास करना है। अब इसके इसको देखेंगे प्रॉपर, आगे समझेंगे कि इसके लिए कौन सी स्कीम है। तो ये चारों स्तंभ जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है विदेश व्यापार नीति के। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसके मुख्य बिंदु क्या है। तो सबसे पहले है निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर। निर्यात उत्कृष्टता वाले शहर यानी कि टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। तो अभी जो है वो मौजूदा 39 शहरों के अलावा 4 नए शहर और जोड़े गए हैं जिन्हें टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस बनाया जाएगा, जिसमें फरीदाबाद है, मिर्जापुर है, मुरादाबाद है और वाराणसी है। ठीक है ना, इनको ये जो 4 शहर है इनको जो है वो टीईई मतलब टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के रूप में नामित किया गया है। तो ऐसे जिले बनाए जाएंगे, ठीक है ना, जिन्हें निर्यात हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां से एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा होगा। तो ये 4 ऐसे पहले 39 जिले पहले से ही हैं, और 4 और नए जिले जो है इसमें जोड़े गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निर्यातकों का सम्मान। निर्यातकों का सम्मान के लिए क्या किया जा रहा है, तो निर्यात निष्पादन के आधार पर स्टेटस के साथ मान्यता प्राप्त जो निर्यातक है, फर्म है, उनको एक सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न के आधार पर क्षमता निर्माण पहलों में साझेदार। इसका मतलब ये होता है कि जो एक्सपोर्टर है, ठीक है ना, उनका सबका स्टेटस, एक्सपोर्टर जो है उनका निर्यात निष्पादन मतलब वो कितना एक्सपोर्ट करते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा है एक्सपोर्ट करने में, उसके आधार पर उनको स्टेटस दिया जाएगा। और उस स्टेटस के आधार पर अगर हम देखेंगे तो उनको अन्य जैसे क्षमता निर्माण पहल होती है उनमें उनको साझेदार बनाया जाएगा। ठीक है, तो जितने भी एक्सपोर्टर्स होते हैं उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें स्टेटस दिया जाएगा। अब स्टेटस का मतलब क्या हो रहा है, आप समझते हैं, जैसे 2 स्टार रेटिंग दी जाती है, 4 स्टार है, 5 स्टार है। तो इसमें बताया गया है कि 2 स्टार रेटिंग से ऊपर के जो है, 2 स्टार उससे ऊपर के अगर हम देखेंगे जिनका स्टेटस है, उन लोगों को जो है वो व्यापार संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे निर्यातक जिनकी जो रेटिंग है वो 2 स्टार है, ठीक है, या उससे ज्यादा की है, तो उन्हें क्या दिया जाएगा, उन्हें व्यापार संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर ऐसे निर्यातक जो 4 और 5 स्टार रेटिंग प्राप्त करने के मतलब ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो निर्यातक है 4 से 5 रेटिंग जो है वो प्राप्त कर सके। तो हम क्या करेंगे, तो वो प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक निर्यातक कंपनियों को सक्षम बनाने के लिए स्टेटस रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म्स को फिर से ठीक किया जाएगा। मतलब क्या है कि ये तो बता दिया कि 2 स्टार या उससे ऊपर के जो स्टेटस प्राप्त निर्यातक है उनको हम व्यापार संबंधी और ट्रेनिंग देंगे ताकि वो और अच्छे से परफॉर्म कर सके। पर हम ये चाहते हैं कि जितने भी एक्सपोर्टर है वो 4 और 5 रेटिंग उन्हें प्राप्त हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए जो है वो स्टेटस रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म्स जो है, ठीक है ना, तो इसको जो है वो और ज्यादा सुधार किया जाएगा। तो ये इसमें बताया गया है। तो निर्यातकों का सम्मान करने के लिए ये 3 चीजें हैं कि उन्हें पहले तो स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है, उनके परफॉर्मेंस के आधार पर कि उनका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस कैसा है। दूसरा, फिर जो स्टेटस दिया जा रहा है, फिर जो 2 स्टार तक का जिनकी रेटिंग है उनको जो है वो व्यापार संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। और हम प्रयास करेंगे कि निर्यातकों में 4 और 5 रेटिंग भी आ जाए। इसके लिए क्या किया जाएगा, स्टेटस रिकॉग्नाइजेशन नॉर्म्स जो है वो बनाए जाएंगे।
ये जो जितना भी है ना विदेश व्यापार नीति 2023, ये मैंने सीधे के सीधे पीआईबी से लिए, तो आप जो है वो अलग से नहीं भी पढ़ें और सिर्फ इतना भी पढ़ लेंगे तो आपके 200 वर्ड के हिसाब से पूरा तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ई कॉमर्स निर्यातकों को सुविधा। अब ई कॉमर्स निर्यातकों को सुविधा क्या है? तो एफटीपी 2023 में कुरियर के माध्यम से ई कॉमर्स निर्यात पर खेपवार अधिकतम सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया है। ठीक है, तो जो ई कॉमर्स निर्यातक है पहले क्या करते थे, वो एक बार में कितना एक्सपोर्ट कर सकते थे, तो वो एक बार में जो है वो सिर्फ 5 लाख तक का एक्सपोर्ट कर सकते थे। इसको बढ़ा दिया है। अब इसकी लिमिट को बढ़ाकर क्या कर दिया है कि जो ई कॉमर्स निर्यातक है वो खेपवार अधिकतम कितना कर पाएंगे, तो 10 लाख रुपए तक जो है वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये इनकी सुविधा कर दी है, क्योंकि हमने अभी देखा कि उभरते क्षेत्र जैसे ई कॉमर्स को जो है वो ई कॉमर्स जो क्षेत्र है उसको हम हब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम और सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने स्तंभ में देखा ना, तो इसके लिए हमने ये किया है। इसके अलावा हम देखेंगे तो जिलों से निर्यात को बढ़ावा देना। अब जिलों से निर्यात को बढ़ावा देने का मतलब क्या है? तो जिला स्तर पर निर्यात योग्य उत्पाद और सेवाओं की पहचान करना और मुद्दों का समाधान करने के लिए संस्थागत तंत्र, जिसमें राज्य निर्यात संवर्धन समिति और जिला निर्यात संवर्धन समिति बनाई जाएगी। ठीक है, तो जितने भी जिले हैं, क्योंकि हमने ओडीओ पे भी देखा है कि भाई जो जितने भी अपने अपने जिले हैं उनका अपना एक प्रोडक्ट है। आप उन प्रोडक्ट्स को भी जो है वो आप निर्यात कर सकते हो। तो जिला स्तर पर निर्यात योग्य जो उत्पाद है और जो सेवाएं हैं, पहले तो उनकी पहचान की जाएगी, जो मुद्दे हैं उनका समाधान करने के लिए कुछ तंत्र बनाए जाएंगे। ठीक है, संस्थागत तंत्र, जैसे कि अगर हम स्टेट लेवल पे देखें तो राज्य निर्यात संवर्धन समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो जिला निर्यात संवर्धन समिति। इस प्रकार से जो है वो जिलों को इतना मजबूत किया जाएगा कि वहां से एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि स्कोमेट नीति को युक्ति संगत बनाना। स्कोमेट नीति को युक्ति संगत बनाना है, तो स्कोमेट का फुल फॉर्म समझते हैं। स्पेशल केमिकल, बायोलॉजिकल्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी, ये स्कोमेट का फुल फॉर्म। अब यहाँ मैंने बताया है कि स्कोमेट का मतलब क्या होता है। तो भारत के विदेशी व्यापार नीति का ये एक हिस्सा है जो कि दोहरे उपयोग वाली जो वस्तुएं हैं उनके निर्यात को नियंत्रित करता है, जिसका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों से हो सकता है। कुछ कुछ चीजें हो सकता है ऐसी हो, ठीक है ना, जिसका दोहरा उपयोग हो सकता है। इसमें बताया गया नागरिक और सैन्य, मतलब कि हो सकता है कि उसका सिविल तरीके से यूज किया जाए, पर सैन्य तरीके से भी हो सकता है। कोई उसके हथियार ही बना दे, हम ऐसा सामान निर्यात करें जिससे जो है वो हथियार ही बन जाए। ठीक है, जो कोई निर्यातक है वो ऐसा सामान निर्यात कर रहा है जिससे कोई हथियार बनाया जा सकता है, कोई परमाणु बम बनाया जा सकता है, कोई बेकार खराब चीजें बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो है यानी कि हमको ये समझना पड़ेगा कि जिसका दोहरा उपयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, टेक्नोलॉजी का मिसयूज किया जा सकता है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसे उत्पादों में जो है वो निर्यात को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है ना, उसमें गवर्नमेंट पूरे रिस्ट्रिक्शन लगाती है कि आप ये चीजों को जो है वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इनका जो है वो दोहरा यूज हो सकता है। ठीक है, तो अब जो है वो स्कोमेट नीति को युक्ति संगत बनाया जाएगा। अब स्कोमेट नीति को युक्ति संगत बनाने का मतलब ये होगा कि अब जो है वो कुछ प्रोडक्ट्स इसमें से बाहर किए जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इसमें प्रोडक्ट आ गए स्कोमेट के अंतर्गत, इसका मतलब ये है कि हम उन्हें एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, ज्यादा, क्योंकि वो प्रोडक्ट स्कोमेट के अंदर है और वो उसका दूसरा दोहरा यूज हो सकता है, इसलिए हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे उन प्रोडक्ट्स को। तो अब इसमें क्या है, स्कोमेट से कुछ प्रोडक्ट्स को जो है वो बाहर कर दिया गया होगा, ताकि क्या हो कि आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो ज्यादा चीजों का एक्सपोर्ट कर पाए। तो इसमें क्या बोला है कि स्कोमेट नीति को युक्ति संगत बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब इस पर और विचार किया जाएगा कि क्या क्या इसमें से कम किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन स्कीम का विस्तार होगा, ईपीसीजी, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स। इसको समझना, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स में क्या किया जाएगा। इसमें कोशिश ये की जा रही है कि जैसे कि निर्यातक है, तो निर्यातक जो है, मान लो कि कपड़ा जो है वो उन्हें बेचना है, वस्त्र उन्हें बेचना है। अब कपड़ा उन्हें बेचना है तो कपड़े के लिए जो है वो उनको मशीन चाहिए। ठीक है, उसको बनाने के लिए उनको मशीन चाहिए, या कोई प्रोडक्ट है जिसको उनको बेचना है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उनको मशीन चाहिए। अब अगर वो मशीन जो है वो बाहर से मंगवाते हैं और गवर्नमेंट को ये पता होता है कि इस मशीन का यूज, या वो बताए कि इस मशीन का यूज जो है मैं ऐसे उत्पाद बनाने के लिए करूंगा जिसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है ऐसे प्रोडक्ट्स को, यानी कि जो ऐसे कैपिटल गुड्स है उन पर क्या करेगी, उन पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाएगी, उन पर टैक्स में छूट देगी। तो ईपीसीजी यानी एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स जो है, इस स्कीम का उद्देश्य ये है कि अगर आप ऐसी चीजें बना रहे हैं जिनका आप निर्यात करना चाहते हो, और उसके लिए अगर आपको कोई पूंजीगत वस्तु लग रही है, उसके लिए अगर आपको कोई कैपिटल गुड्स आपको बाहर से बुलवाना पड़ रहा है, कोई मशीन है या कोई सामान है, ठीक है ना, जिससे आप जो है ऐसी चीज बनाओगे जिसको आप एक्सपोर्ट कर सको, तो फिर उन चीजों पे, ठीक है ना, जो आप मशीन वगैरह बाहर से बुलवा रहे हो उन पर आपको जो है वो छूट मिल जाएगी।
ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो ईपीसीजी को, इसके साथ ही ईपीसीजी को, तो ये स्कीम का मतलब समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला गया है कि पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन स्कीम का विस्तार होगा। विस्तार का मतलब ये है कि ईपीसीजी को पीएम मित्र योजना, पीएम मित्र मतलब क्या है, मेगा समेकित वस्त्र क्षेत्र तथा परिधान पार्क, ये जो पीएम मित्र योजना है उससे ईपीसीजी को जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे तो बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, वर्टिकल फार्मिंग, अपशिष्ट जल उपचार, रिसाइकलिंग, वर्षा जल संचयन प्रणाली, हरित हाइड्रोजन, इन सभी को ग्रीन टेक्नोलॉजी में शामिल किया गया। और अब यह ईपीसीजी स्कीम के तहत निम्न निर्यात दायित्व आवश्यकता के लिए पात्र होंगे। मतलब ये सारी चीजों को ग्रीन टेक्नोलॉजी, और हमने देखा है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी पहले से ईपीसीजी के अंदर है, कि अगर आप कोई ऐसी चीजें बना रहे हो जो ग्रीन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है और उसको आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो उसमें तो अगर आप मशीन बुलवा रहे हो बाहर से, तो आपको जो है वो छूट मिलेगी करों में। ठीक है, तो ये सारी अब ग्रीन टेक्नोलॉजी में और सारी चीजों को शामिल कर दिया, जिससे क्या होगा, इससे ये होगा कि उनको भी ईपीसीजी का लाभ मिलेगा, और ईपीसीजी का अगर लाभ मिलेगा तो एक्सपोर्टर जो है वो प्रोत्साहित होंगे और फिर क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और निर्यात करेंगे। तो ईपीसीजी के अंतर्गत, यानी कि देखो, ईपीसीजी के अंतर्गत ग्रीन टेक्नोलॉजी आती है, और ग्रीन टेक्नोलॉजी में और चीजों को शामिल कर दिया। क्या क्या, जैसे बैटरी इलेक्ट्रॉनिक वाहन है, वर्टिकल फार्मिंग है, अपशिष्ट जल उपचार को भी शामिल कर दिया, रिसाइकलिंग को भी शामिल कर दिया, हरित हाइड्रोजन को भी शामिल कर दिया। तो ये सब इसमें कर दिया है। तो ईपीसीजी मतलब समझ में आया कि ईपीसीजी योजना क्या है और उस स्कीम का विस्तार कैसे किया, मतलब पीएम जो मित्र योजना है उसके तहत जोड़ दिया। इसके साथ ही ग्रीन टेक्नोलॉजी में और चीजों को जोड़ दिया गया। इसके बाद है अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत सुविधा। अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत सुविधा का मतलब क्या है, कि निर्यात मदों के विनिर्माण के लिए कच्चे मालों का शुल्क मुक्त आयात उपलब्ध कराना। इसको समझना सिंपल भाषा में देखें, अभी हमने ईपीसीजी में क्या देखा कि अगर हमको कुछ चीज निर्यात करना है तो उसके लिए हमको वो बनाने के लिए हमको कोई मशीन चाहिए, तो अगर हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें हमको छूट मिल जाएगी। पर यहाँ पे क्या बोला है कि निर्यात मदों के विनिर्माण के लिए जो कच्चे माल है उसका शुल्क, अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर से हमको कोई वस्त्र बनाने हैं और उसके लिए हमको कच्चा माल अगर बाहर से बुलवाना पड़ रहा है, ठीक है, और वो कच्चे माल से हम जो सामान बनाएंगे उसको हम एक्सपोर्ट ही करेंगे, तो फिर उसके ऊपर जो उस कच्चे माल है उसके ऊपर हमको जो है वो ड्यूटीज वगैरह जो टैक्स रखते हैं उसमें छूट मिलेगी। दोनों में अंतर ये है कि ईपीसीजी में हम क्या कर रहे हैं, ईपीसीजी में हम कैपिटल गुड्स को बुलवा रहे हैं, मशीन्स को बाहर से बुलवा रहे हैं, ठीक है, और उस पे हमको छूट मिल रही है। पर अब जो है अग्रिम प्राधिकरण स्कीम के तहत अगर हम देखेंगे तो अग्रिम प्राधिकरण स्कीम क्या बोलती है, कि हम जो है जो निर्माण करना चाहते हैं और जिसे हम निर्यात करेंगे, ठीक है, तो जो सामान निर्माण करना चाहते हैं उसके कच्चे माल को जब हम बाहर से आयात करें उस पे हमको छूट मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसमें मर्चेंटिंग व्यापार। मर्चेंटिंग व्यापार का मतलब क्या है, तो सीमित और प्रतिबंधित मदों का मर्चेंटिंग व्यापार अब संभव होगा। इसमें भारतीय बंदरगाह को छुए बिना एक देश से दूसरे देश में वस्तुओं का निर्यात शामिल होता है, और भारत एक मध्यवर्ती की भूमिका निभाता है। मतलब कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिसे भारत तो डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं करता है, पर भारत मध्यवर्ती की भूमिका जरूर निभा सकता है। मतलब एक देश है वो ऐसा वाला सामान जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहता है कहीं, और वो भारत को मीडिएटर बना के जो है वो दूसरे देश को एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो हम मीडिएटर बन सकते हैं। पर हम डायरेक्ट, हम जो है वो कुछ कुछ सामान का जो है वो सीधे निर्यात नहीं करते हैं, वो हमारे यहाँ प्रतिबंधित है। पर हम कुछ सामान ऐसे हैं जिसमें हम जो है वो मध्यवर्ती की भूमिका निभाते हैं, मतलब दूसरे देश से हम उस सामान को अपने यहाँ मीडिएटर की तरह और फिर उसको जो है वो आगे एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसमें भी हमको पैसे मिलते हैं, तो मर्चेंटिंग व्यापार। इसके अलावा है एमनेस्टी स्कीम। एमनेस्टी स्कीम क्या होती है, तो इसे विवाद से विश्वास पहल के जो है वो अनुरूप लाया जाएगा, जिसमें जो है वो सरकार निर्यात दायित्वों पर जो है वो डिफॉल्ट पर ध्यान देने के लिए एक मुश्त एमनेस्टी स्कीम जो है वो लागू कर रही है। विवाद से विश्वास स्कीम क्या थी, जिसमें टैक्स से रिलेटेड कोई विवाद थे, ठीक है ना, करों से रिलेटेड जो विवाद थे उसको कोर्ट के बाहर ही सुलझाया जाता था, और आपस में जो है वो सुलह करके जो है वो सुलझा लिया जाता था। पर ऐसी ही स्कीम के तहत, मतलब कि विवाद से विश्वास पहल के अनुरूप ही, मतलब कोशिश की जाएगी, एमनेस्टी स्कीम भी विवाद से विश्वास की तरह ही है, जिसमें ऐसे निर्यातक जो कि डिफॉल्ट या फिर निर्यात दायित्वों पर डिफॉल्ट पर ध्यान देने के लिए एक मुश्त एमनेस्टी यानी माफी स्कीम, मतलब कुछ कुछ निर्यातक ऐसे जो डिफॉल्टर हो चुके हैं, ठीक है ना, जिन्हें जो है वो ज्यादा कस्टम ड्यूटी वगैरह पे करनी है, उनकी बाकी है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको एमनेस्टी यानी कि माफी, यानी कि कुछ कुछ चीजें, मान लो कि उनको अगर 100 रुपए, अगर एग्जाम्पल लेके उनको जो है वो 100 रुपए टैक्स पे करना है, तो गवर्नमेंट उनसे जो है वो आपस में क्या कर देगी, समझौता करके बोल देगी कि आप ठीक है 100 रुपए पे ना करते हुए 70 रुपए कर दो, हमने 30 रुपए माफ कर दिए, तो 30 रुपए माफी क्या होगी, एमनेस्टी। तो एमनेस्टी स्कीम को जो है वो लागू किया जाएगा। इस प्रकार हमने विदेश व्यापार नीति 2023, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है विदेश व्यापार वाले टॉपिक में, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसके अलावा अगर आपको कोई स्कीम मिलती है जो कि एक्सपोर्ट को प्रमोशन करती है, तो वो स्कीम आप जो है वो अपने नोट्स में ऐड कर लेना। ठीक है, इस प्रकार हमने हमारा जो विदेश व्यापार है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।